उनके ऑफिस एम्प्लॉय से भी पूछताछ की जा रही थी। सर, मैं कंपनी का सीनियर मैनेजर हूँ पिछले 15 सालों से। हरिओम जी का काम मैं ही संभालता हूँ। लोकेश के बारे में क्या जानते हो? कहना अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। क्यों? शराबी होने के साथ साथ कोई और भी खोट है उसमें? खोटी खोट है सर, बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है। उनकी वजह से मेरे और हरिओम जी के बीच में भी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। कैसी गलतफहमी? मेरे मालिक के बेटे हैं सर वो। उन्होंने ऑफिस आना शुरू किया तो उनकी बातें भी माननी पड़ी। उनके कहने पर कंपनी के अकाउंट से 3-4 चेक इशू किए मैंने। बाद में पता चला कि जिन कंपनियों को चेक इशू किए वो फर्जी थी। कंपनी को 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा सर। अरे ये क्या है? बाबू जी, तूने यहाँ भी पीनी शुरू कर दी? सॉरी पापा जी। ये पैसा किसको ट्रांसफर किया तूने? कौन सा पैसा? तेरी हालत ही नहीं है। किसके साथ मिलकर के ये गबन किया तूने? पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कोई गबन नहीं किया। मैं क्यों करूं? दिखाओ। छोड़। तेरे बस की बात नहीं है ये। तू निकल जाए यहाँ से। अरे मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी तू आइंदा। तू अगर मेरा बेटा नहीं होता ना तो जेल भिजवाता तुझे मैं। चल यहाँ से जा। कब की बात है ये करीब 3 महीने पहले की बात है। फिर लोकेश जी की जगह उनकी पत्नी ऑफिस आई। हरिओम जी की उम्र बढ़ रही थी और अपने बेटे से उम्मीद टूट रही थी। उन्होंने अपना सारा काम अपनी बहू को सौंप दिया, लेकिन लोकेश जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मेरी कुर्सी पर बैठेगी तू? चल उठ। क्या कर रहे हो? चल बाहर निकल। घर में चल बाहर। आप नशे में। हम लोग घर में जाके बात करते हैं। अरे लोकेश, तेरी हिम्मत कैसे बहू पर हाथ उठाने की? बहू नहीं है ये, आस्तीन का सांप है, नागिन है ये, नागिन। बाबूजी, आप नहीं चाहते ना मैं इस ऑफिस में आऊं? मैं नहीं आऊंगा। निकल जा। पर ये भी नहीं आएगी, और अगर ये इस ऑफिस में आई तो मैं आपके सारे काम धंधे को बर्बाद कर दूंगा। उस इंसिडेंट के बाद रीचा जी और लोकेश जी कभी ऑफिस नहीं आए। हाँ, हरिओम जी कभी कभी ऑफिस आ जाते थे। बेचारे अकेले अपनी फैमिली को संभाल रहे थे। थैंक यू। ये बात सच है सर कि लोकेश जी इस बात पे चिढ़ते कि बेटे के रहते काम की भागदौड़ पापा जी ने बहू को सौंप दी थी। लेकिन पापा जी भी क्या करते? मतलब कि लोकेश अपने फादर से नफरत करने लगा था। क्या अभी आपको यह लगता है कि लोकेश अपने फादर का कत्ल नहीं कर सकता? मैं मानती हूँ लोकेश झगड़ा करता है, शराब पीता है, पर वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। लेकिन शराब के नशे में कई बार आदमी अपना आपा खो बैठता है। और अगर लोकेश ने कुछ नहीं किया तो फिर वो अपना फोन बंद करके कहां गायब हो गया? अपने पिता की हत्या के बाद से ही लोकेश का गायब होना घर वालों को भी सकते में डाल रहा था। लेकिन पुलिस के शक से वो फिलहाल पल्ला झाड़ रहे थे, पर सामने आने वाले कई और बयान लोकेश के शक को और भी गहरा बना रहे थे। हिमांशु, तुम्हारे और लोकेश के बीच में काफी बातें होती थी, और जिस दिन लोकेश गायब हुआ उस दिन भी तुम्हारी लोकेश से फोन पे बात हुई थी। क्या दोस्ती है तुम्हारी लोकेश से? जी दोस्ती नहीं है साहब, मेरे पैसे निकल रहे थे उनके पास से, इसीलिए मैं फ़ोन कर रहा था उन्हें। किस चीज़ के पैसे? जी उनके घर में कलर का काम कर रहा हूँ मैं, तो तकरीबन 1,75,000 का बकाया था मेरा। तो हरी जी ने पूरे पैसे भिजवा दिए थे मेरे, पर लोकेश जी ने सिर्फ मुझे 50,000 रुपये दिए। मुझे लगा बाकी के पैसे बाद में मिल जाएंगे। फिर काफ़ी दिनों तक किसी का फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तब जाके मैंने हरी जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो पूरे पैसे दे दिए थे, और इसी चक्कर में मैं लोकेश जी को बार बार फ़ोन करता रहा। और फिर हरी जी ने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे सारे पैसे दे दिए मुझे। हिमांशु, तुम्हारे और लोकेश के बीच में पिछले 2 महीने से लगातार बात हो रही है, लेकिन उनके घर के कलर का काम तो अभी 15 दिन पहले शुरू हुआ है। जी 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे और एक काम करवाया था। कौन सा काम? जी उनके घर में हर कमरे में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, यहाँ तक के बाथरूम में तक हिडन कैमरा लगवाने का काम किया था मैंने। हिडन कैमरा? मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, लोकेश नॉर्मल नहीं है, पैरानोया का मरीज है वो। ऐसे मरीज अक्सर सभी को शक की निगाह से देखते हैं। शॉर्ट टेम्पर तो वो है ही, इसलिए पता नहीं अंकल को किसी और ने मारा या लोकेश ने। डॉक्टर हो तो बीमारी बताओ, फालतू में मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाओ। माँ जी, आप इनके बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही है? गलत तो लोकेश को तुमने बना दिया था, और अब इतना भी गलत मत बनाओ कि उस पे उसी के पापा के मर्डर का इल्जाम लगाओ। इल्जाम मैं नहीं लगा रही हूँ, पुलिस ऐसा सोच रही है। आप एक बार आपकी ममता की पट्टी हटा कर तो देखिए, क्या कभी उन्होंने किसी का भी भला चाहा था? उसे रिहैब सेंटर भेज के तुम भी उसका भला नहीं कर रही थी। तुम्हारी बातों में आके मैं भी उसे भेजने के लिए राजी हो गई, पर अब समझ में आता है मुझे क्यों चिढ़ता था वो तुमसे। मामा जी,
मुझ पे उंगली उठा रही है। क्या पता तुम ही ने उसे गायब किया हो। बाजी, बाजी अब कहना क्या चाहती? बाजी, मम्मी प्लीज, अब दादी की बात का पूरा मत मानो। वो दादाजी के जाने से थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है। आप संभालो अपने आप को, इधर बैठो आप। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। सर, ये हरिओम जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई। लेकिन सर, उनकी कार में जहां पर हमें उनकी लाश मिली, उस कार के दरवाजे और स्टीयरिंग पर हरिओम जी के अलावा किसी और के भी ब्लड ट्रेसेस मिले हैं। सर, हो सकता है हरिओम जी को मारते समय मारने वाले के हाथ में कांच चुभा हो। यानी कार के दरवाजे और कार के स्टीयरिंग पे मिले खून के धब्बे जरूर लोकेश के ही होंगे। हरिओम जी की हत्या सिर पे शराब की बोतल लगने से हुई और लोकेश को शराब पीने की लत थी। ये लोकेश की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाओ, उसके ब्लड ग्रुप से टैली करो। इससे यह भी पुख्ता हो जाएगा कि यह मर्डर लोकेश के ही हाथों हुआ है। सर, लोकेश के कॉल रिकॉर्ड में एक नाम मुंबई के सुकांत दीक्षित का है। मैंने चेक किया है, सुकांत दीक्षित के नाम ऊंटवाड़ी में एक फार्म हाउस है जिसमें फिलहाल ताला लगा है। सर, वही सुकांत दीक्षित हूँ। ये फार्म हाउस मेरा ही है सर। इसकी चाबी आपके पास? हाँ सर। लाइए। लोकेश कहाँ पर है और उसको कैसे जानते हो तुम? सर, मुझे नहीं पता लोकेश कहाँ पर है, लेकिन मैं और लोकेश कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया तो मैंने ये फार्म हाउस बना के छोड़ दिया था और इसकी एक चाबी लोकेश के पास रहा करती थी। सर, पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। सर, सर, हाँ, ये देखिए सर, यहाँ ब्लड के ट्रेस है सर। खून साफ किया गया है यहाँ से। एक काम करो, घर के अंदर बाहर आगे पीछे सब जगह अच्छी तरह से छान मारो। सर। यस सर। उधर देखो। तुम वाकई नहीं जानते लोकेश कहाँ पर है या हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर। मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ। मैं तो 2 महीने से यहाँ पे आया भी नहीं हूँ। सर, एक मिनट। ये देखिए सर, इस पेज को देख के तो लगता है कि इसे हाल ही में खोदा गया है। खुदवाओ उसे। जॉन, पुलिस अब तक लोकेश को उसके पिता हरिओम की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट मानकर ढूंढ रही थी, लेकिन लोकेश की हत्या ने इस केस की समीकरण ही बदल दी है। अब इस थ्योरी पर काम किया जा रहा था कि ऐसा कौन हो सकता था जिसके पास पिता और बेटे दोनों को मारने का मोटिव हो। सर, लोकेश की बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। हो सकता है उसको गला घोंट के मारा हो। अगर लोकेश की बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं है तो गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी के स्टीयरिंग पे जो हमें खून के धब्बे मिले, इसका मतलब वो लोकेश के नहीं है, किसी और के हैं। वहीं दूसरी ओर हरिओम जी की लाश हमें जहां मिली वो जगह ऊंटवाड़ी से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे। अगर हरिओम जी का मर्डर फार्म हाउस में हुआ और उनकी लाश हमें ऊंटवाड़ी के किसी सुनसान जगह में गाड़ी में मिली, तो पता यह करना होगा कि जो खून के धब्बे हमें फार्म हाउस में मिले वो किसके थे। सर, ये तो साफ है कि उस रात वहां कोई बड़ा ही कांड हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लोकेश ने खुद अपने फादर को कॉल किया या उसके फोन से किसी और ने हरिओम जी को कॉल किया। ये फार्म हाउस के ओनर सुकांत दीक्षित की कुंडली निकालो, पता करो हत्या वाली रात क्या ये भी फार्म हाउस में मौजूद था। सर, क्योंकि एक बात तो तय है, उस जगह पर इन बाप बेटों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था जिसके पास इन बाप बेटों को मारने का मोटिव था। सर, वो तीसरा बाहर वाला ही नहीं, घर वाला भी तो हो सकता है, क्योंकि पूछताछ में पता चला है कि लोकेश ने 2 महीने पहले अपने पूरे घर में हिडन कैमरा लगवाए थे। जी, उनके घर में हर कमरे में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, यहाँ तक के बाथरूम में तो हिडन कैमरा लगवाने का काम किया था मैंने। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बाप बेटे का मर्डर घर के किसी राज से जुड़ा हो? माँ जी, कब तक रोती रहेंगी आप? आइए, बाहर आइए, मैंने खाना लगा दिया है।
हाँ सर, लोकेश जी ने सारे घर में हिडन कैमरास लगवा दिए थे और थोड़े दिनों पहले जब पापा जी को इस बारे में पता चला तो पापा जी बहुत गुस्सा हो गए थे उन पे। ये कैमरा क्यों लगवाया तूने? घर में कैमरा लगवा के साबित क्या करना चाहता है तू? मैं ये जानना चाहता था कि इस घर में मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरी पीठ पीछे साजिशें कर रहा है। क्या लगता है तुझे? तुझे शराब पीने से रोक रहे हैं तो तेरा बुरा कर रहे हैं कुछ? माँ, तुम तो हमेशा से ही मेरा भला चाहती हो, पर तुम्हारे अलावा भी तो इस घर में लोग हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तेरे जैसे बेटे को। रात रात भर हम तेरी फिक्र में सोते नहीं हैं और तू हमको ये सिला दे रहा है। दादाजी बहुत हर्ट थे पापा से। पापा ने हमेशा हम सबको हर्ट ही किया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकेश आप सब लोगों से हर्ट हो। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं वो सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ। सर, बेडरूम और बाथरूम से सारे कैमरास हटवा दिए और फुटेज भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक कैमरा हॉल में ये। ये भी दादाजी के पीछे पीछे निकला। दो घंटे बाद वापस आ गया। तूने हमें बताया था कि तेरे दादाजी तेरे पापा को लाने के लिए घर से अकेले निकले थे, लेकिन तूने हमें यह नहीं बताया कि तू भी अपने दादाजी के पीछे पीछे घर से निकला था और 2 घंटे बाद वापस आया। सर, दादाजी गए तो मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैं उनके साथ क्यों नहीं गया, इसलिए मैं उनके पीछे गया था। सनी, सनी बेटा चल, पापा को लेने जाना है, जल्दी जाना है। सोने दो ना दादाजी। अरे पापा को लेने जाना है बेटे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दादाजी, दादाजी, और मैंने बाइक से उनका पीछा भी किया लेकिन वो मुझे मिले नहीं। फिर मैं चाय वाय पी के घर आके सो गया था सर। चल माना कि तू सच बोल रहा है, लेकिन ये बता कि तेरे पापा ने घर में हिडन कैमरास क्यों लगवाए थे? पापा को मम्मी पे शक था। उन्हें लगता था कि मम्मी का और डॉक्टर अंकल का। ये डॉक्टर अंकल कौन है? मम्मी के फ्रेंड डॉक्टर सचिन फटके। यानी तेरी मम्मी और डॉक्टर सचिन फटके का अफेयर चल रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ऐसा पापा को लगता था। उन्हें शक करने की बीमारी थी, पैरानोइया के पेशेंट थे वो। ये किस डॉक्टर ने बोला? सचिन अंकल ने ही बोला था और रिहैब सेंटर भेजने के लिए उन्होंने ही सजेस्ट किया था। पैरानोया एक मानसिक रोग है जिसमें दिमाग अपनी मनगढ़ंत सोच को वास्तविक सच्चाई मानकर उसी के अनुसार बर्ताव करने लगता है और ज्यादा नशा करने वाले अक्सर एक स्टेज के बाद पैरानोया का शिकार बन जाते हैं। लोकेश की मानसिक अवस्था भी कुछ ऐसी था कि लोकेश का पूरा परिवार उसकी आदतों से त्रस्त था और कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। ये सनी को जाने दो, लेकिन इस पर नजर रखो। सर, मैंने फार्म हाउस के ओनर सुकांत दीक्षित की अलीबाई कंफर्म की। हत्या वाली रात वो मुंबई में था और उसके बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया जिससे पता चले कि उसके पास हरिओम जी और लोकेश को मारने का कोई मोटिव हो। ये सनी की माँ और डॉक्टर सचिन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। दोनों के रिकॉर्ड्स क्रॉस चेक करो, देखो कोई क्लू मिलता है क्या। ऋचा, मैं जानता हूँ तुम बहुत टफ टाइम से गुजर रही हो, बट बी स्ट्रॉन्ग। आई एम विथ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब से मैंने ऑफिस में आना बंद कर दिया तब से लेके अब तक की सारी फाइल्स केबिन में लेके आओ। ओके मैम। अब मेरी कुर्सी पर बैठेगी तू? चल बाहर निकल। घर में चल बाहर। नशे में हम लोग घर में जाके बात करते हैं।
सर, डॉक्टर सचिन और ऋचा के कॉल रिकॉर्ड तो ये बताते हैं कि दोनों काफी करीबी हैं। रोजाना उन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। और सर, ये भी पता चला है कि डॉक्टर सचिन और ऋचा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। डॉक्टर सचिन की बीवी भी थी सर, जिसका देहांत 3 साल पहले हो गया। उसकी बीवी की डेथ के बाद डॉक्टर सचिन और ऋचा एक सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू टच में आए और पिछले 3 साल से सोशल मीडिया पर ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं। मतलब कि लोकेश का शक सही साबित हो सकता है। शायद इन दोनों के बीच में कोई अफेयर हो, और अगर डॉक्टर सचिन और ऋचा के बीच में अफेयर है तो हो सकता है इसका पता लोकेश के साथ साथ उसके फादर हरिओम को भी चल गया हो, जिसकी वजह से इन दोनों ने मिलकर उन दोनों को रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन सर, हत्या वाली रात ऋचा घर पे थी और डॉक्टर सचिन की फोन लोकेशन भी क्राइम सीन से मैच नहीं करती। गौतम, ये मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अगर इस मर्डर में डॉक्टर सचिन और ऋचा दोनों शामिल हैं तो क्राइम स्पॉट पर अपना मोबाइल फोन क्यों लेके जाएंगे? ये डॉक्टर सचिन की फोटोग्राफ फार्म हाउस के आसपास दिखाओ, शायद हत्या वाली रात ये वहां देखा गया हो। सर, पता चला कि लोकेश की वाइफ ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पति को मरे हुए हफ्ता भी नहीं हुआ और पत्नी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ये डॉक्टर सचिन और ऋचा दोनों की ही कुंडली निकालनी होगी। लोकेश जी को गलतफहमी थी। मेरे और डॉक्टर सचिन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋचा जी, आपने हमसे लोकेश की हर बात शेयर की, तो फिर इस गलतफहमी का जिक्र क्यों नहीं किया पहले आपने? किस मुंह से बताती सर आपको कि वो कितना गिरा हुआ इंसान था, दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता था और शक मुझ पे करता था। दूसरी औरत? कौन दूसरी औरत? वो तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसे लगने लगा था कि उनके लाइफ में कोई है, क्योंकि उनके शर्ट में मैंने लिपस्टिक के निशान दिखे थे और कुछ लंबे बाल भी मिले थे मुझे। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड में तो हमें किसी भी औरत का कुछ पता नहीं चला है और ना ही इसके बारे में हमें किसी ने बताया है। सर, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन गलतफहमी तो उन्हें भी थी ना। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं और ऋचा तो सिर्फ दोस्त हैं। 3 साल पहले तक तो तुम्हारी बीवी भी थी, जिसके साथ तुम मुंबई में रहते थे। उसकी मौत के 1 साल बाद तुम नासिक में शिफ्ट हो गए। अब इसे इत्तेफाक कहें या प्यार? सर, मैं नासिक का ही हूँ। बीवी की डेथ के बाद अकेला पड़ गया था, इसलिए अपने होम टाउन वापस आ गया। लेकिन सर, इसका कोई आप गलत मतलब मत निकालिए। लेकिन लोकेश ने जो तुम दोनों के रिश्ते का मतलब निकाला, कुछ तो सच्चाई होगी। हो सकता है तुम दोनों के रिश्ते के बारे में लोकेश के फादर हरिओम जी को भी पता चल गया हो। सर, कुछ है ही नहीं तो क्या पता चलेगा? और जहाँ तक लोकेश का सवाल है, वो तो पैरानोइया का मरीज था ना, उसे तो शक करने की आदत थी। पहले मुझे लगता था ऋचा और डॉक्टर सचिन के रिश्ते को लेके लोकेश को कोई गलतफहमी हुई है, पर जब हरी जी के साथ मेरा बेटा भी, तो यकीन सा हो गया कि ऋचा ही गलत है। मतलब आप मान रही हैं कि लोकेश का शक सही था, ऋचा और डॉक्टर सचिन का सच में अफेयर है? शायद। अच्छा, सनी के बारे में आपकी क्या राय है? सनी तो बस अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है। ऋचा ने कभी लोकेश की इज्जत नहीं की और उसी की देखा देखी सनी ने अपने पिता को कभी पिता वाला मान नहीं दिया। माना कि लोकेश शराब पीता था, पर था तो वो उसका पिता ही। उस दिन अपनी माँ के लिए अपने पिता पे हाथ उठाने पे उतारू हो गया। और ऋचा की भी क्या जिद थी कि चाहे कुछ हो जाए मिलेगी उस डॉक्टर से। सुन मेरी बात, आज के बाद ना वो डॉक्टर इस घर में आएगा और ना तू उससे मिलने बाहर जाएगी। और अगर ऐसा किया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं। आपने आज तक मेरे लिए कुछ अच्छा किया है? तो तू नहीं मानेगी। आप माने? मेरे कहने पे शराब छोड़ी? नहीं ना, इसलिए मैं भी वही करूंगी जो मेरा मन चाहता है। वैसे भी गंदगी आपके दिमाग में है मेरे लिए। मुझे मालूम है तू कैसे मानेगी। मानेगी तू? कैसे मानेगी तू? तुम्हारा माँ पे हाथ मत उठा देना, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने बाप पे हाथ उठाएगा? उठा मार। सनी, पापा है वो तेरे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर कभी कभी हरी जी बोल देते कि जायदाद ट्रस्ट को देके हम अपना बुढ़ापा किसी आश्रम में बिता लेंगे। ये सुन के सनी और ऋचा को बहुत प्रॉब्लम होती। वाह दादाजी वाह, बुरे आपके बेटे हैं और आप उनसे तंग आकर अपने पोते का भी हक मार दोगे। अरे वो तो मैं गुस्से में बोल गया, लेकिन तू एक बात बता, तूने कभी ये सोचा है कि तुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है? मतलब तू 25 साल का हो गया, कभी तूने मुझे आके ये कहा कि दादाजी मुझे अपना व्यापार सिखाओ? वो ऐसा अब हुआ है, लेकिन वो जब 19 साल का था ना तो वो ऑफिस आने लगा था। अब कहना क्या चाहते हैं कि पापा मुझसे ज्यादा अच्छे हैं? तू खून इस खानदान का है, लेकिन संस्कार तूने अपनी माँ के पकड़े हैं। आप कहना क्या चाहते पापा जी? मेरे परवरिश और संस्कार में कोई कमी है? अरे
समझी नहीं, वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सनी को समझाओ जरा, हम व्यापारी लोग हैं, ये जिम और मौज मस्ती पे ध्यान कम दे और जरा काम धंधे की बात सोचे, मेरा मतलब ये है। तो आपको लगता है सनी अपने पापा को ही नहीं दादाजी को भी मार सकता है? सर, ना ही सनी का इस मर्डर से कोई लेना देना है और ना ही मेरा। आप बेकार ही हम पे शक कर रहे हैं। और हमने तो सुना है आपने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। सर, काम मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? लोकेश जी को तो सनी की परवाह नहीं थी। सनी का फ्यूचर तो मुझे देखना है ना। तो सनी को भी शीशे में उतार रखा है आपने। सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? सनी मेरा बेटा है। कहीं उसी बेटे से तो अपने पति और ससुर की हत्या नहीं करवा दी आपने? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे तो लगता है लोकेश और पापा जी की हत्या किसी और ने की है। किसने? पक्का तो नहीं पता सर, पर मुझे शक है हमारे ऑफिस के मैनेजर। अपने आप को बचाने के लिए अपने मैनेजर पे आरोप लगा रही हैं आप? सर, ऐसा नहीं है सर। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया आपने ये सब हमें? सर, मैंने अभी अभी ऑफिस जाना स्टार्ट किया। जब मैंने कंपनी के ट्रांजैक्शन चेक करना शुरू किए तब मुझे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ लगी। तब मुझे शक हुआ हमारे फैमिली डिस्प्यूट का शायद वो फायदा उठा रहा था। हो सकता है उसने कोई बड़ा फ्रॉड किया हो जो लोकेश जी और पापा जी ने पकड़ लिया, इसीलिए दोनों का मर्डर किया उसने। वो मैडम को छोड़ दो और उस मैनेजर की कुंडली निकालो। सर, ये लोकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या गला घोंट के की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का जो टाइम आया है उसके हिसाब से लोकेश की हत्या हरिओम जी की हत्या से 3 घंटे पहले हो चुकी थी। लेकिन हरिओम जी को तो लोकेश के फोन से कॉल आया था, यानी लोकेश के फोन से किसी और ने फोन करके हरिओम जी को वहां बुलाया था। लेकिन सर, हरिओम जी की हत्या फार्म हाउस में नहीं हुई, क्योंकि फार्म हाउस में जो हमें ब्लड के ट्रेसेस मिले थे वो हरिओम जी के ब्लड से मैच नहीं करते, लेकिन हाँ, उस ब्लड से जरूर मैच करते हैं जो हरिओम जी की कार के दरवाजे और स्टीयरिंग पे मिले थे। लोकेश की हत्या गला घोट कर की गई और हरिओम जी की हत्या उस फार्म हाउस में नहीं हुई, तो फार्म हाउस में मिले खून के धब्बे और कार के दरवाजे और स्टीयरिंग पे मिले खून के धब्बे किसके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये धब्बे उसके हों जिसने ये मर्डर किए हैं? हेलो। सॉरी ऋचा, तुमने मना किया था फ़ोन करने, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। कोई बात नहीं सचिन, हम जानते हैं हमारा रिश्ता क्या है। हम भले कभी बात करें या ना करें, लेकिन सच बात तो यही है कि कोई हमारे रिश्ते को समझ ही नहीं पाया। हाँ गौतम, बोलो। उठा के लाओ उसे। साहब, आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि तूने अपने सेठ को चूना लगाया। जिन फर्जी कंपनियों के नाम पे हरिओम जी की कंपनी से पैसा ट्रांसफर हुआ था, उन कंपनियों के फर्जी अकाउंट जिस बैंक में खुले थे उसमें तेरी भी मिली भगत थी। वो साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही, मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। सर, यही नहीं, लोकेश और हरिओम जी का मर्डर भी तूने ही करवाया था ना, क्योंकि वो लोग तेरे सारे राज जान चुके थे। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मैं मानता हूं सर कि मैंने ही वो फर्जी कंपनियों के अकाउंट खुलवाए थे, लेकिन सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सब कुछ लोकेश जी का प्लान था। उन्होंने इसके बदले में मुझे कुछ पैसे भी दिए थे सर। लोकेश सारा पैसा निकाल कर अकाउंट क्लोज कर दिया, लेकिन हरिओम जी को पता चल गया तो? चलने दे, क्या फर्क पड़ता है, 2 थप्पड़ मार लेंगे और क्या। बेटा उनका जेल थोड़ी भेजेंगे, तू मत बता देना। हरिओम जी ने लोकेश जी को कंपनी से निकाल दिया था सर, लेकिन लोकेश जी तब भी मुझे कंपनी में गबन करने के प्लान बताते रहते थे सर। लोकेश जी की वाइफ बहुत चौकन्नी है सर, वो शुरू से ही बिजनेस अपने हाथ में लेना चाहती थी। लेकिन गबन तो तूने किया ही था ना? हाँ सर, मैंने गबन किया मानता हूँ, लेकिन सर सच में मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। गौतम, इसे तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल। अब तक जैसा चल रहा था वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कंपनी अब मेरी है, मेरे साथ वही काम करेगा जो मेरे मुताबिक चलेगा। सर, हरिओम जी के मैनेजर को बहुत तोड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं उगला। सर, मुझे लग रहा है ये सच बोल रहा है। सर, मॉल रोड पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। मुझे लगता है इसका कनेक्शन हत्या वाली रात से है। कैसा कनेक्शन? सर, माल रोड के शमशान घाट पे लगभग 3:30 बजे एक औरत का अंतिम संस्कार हुआ था। शमशान वाले ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज की। सर, लोकेश की बीवी को शक था कि लोकेश का किसी औरत के साथ संबंध है। दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता था? कहीं ऐसा तो नहीं
इस औरत का जिसका भी अंतिम संस्कार हुआ उसका लोकेश से या इस केस से कोई कनेक्शन है? वह तो मुझे लगता है हमें शमशान घाट जाकर एक बार तो चांस लेना ही चाहिए, शायद कोई लीड मिले। उस रात जिस औरत का अंतिम संस्कार किया था तुमने, कौन आया था उसके साथ? एक आदमी था साहब, वो उसको अपनी बीवी बोल रहा था। उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी साहब। औरत के सर पे घाव था साहब। उसका पति बोला कि वो उसके घर भोपाल जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब तुमने उस औरत का अंतिम संस्कार किया, क्या टाइम रहा होगा उस वक्त? रात के करीब 3:30 बजे रहे होंगे साहब। ठीक है। सर ये बता रहा है कि अंतिम संस्कार उस रात 3:30 बजे के आसपास हुआ और अंतिम संस्कार से 1 घंटे पहले हरिओम और 4 घंटे पहले लोकेश का मर्डर भी उसी रात हुआ था। और सर एक और बात गौर करने वाली है, जैसे कि बता रहा है कि उस औरत के माथे पर जख्म के निशान भी थे। गौतम, पता ये करना होगा कि फार्म हाउस और हरिओम की गाड़ी से जो हमें खून के धब्बे मिले थे, वो खून के धब्बे किसके थे? ये माल रोड शमशान भूमि से ऊंटवाड़ी करीब 5 किलोमीटर दूर है। उधर रिचा ने भी शक जताया था कि लोकेश का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। तीनों मौतें एक रात में हुई हैं। इन अस्थियों का डीएनए टेस्ट करवाओ। इसकी रिपोर्ट आते ही ये साफ हो जाएगा कि वो खून के धब्बे किसके थे, कहीं इस औरत के तो नहीं थे। सर हरिओम जी की कार के दरवाजे और स्टीयरिंग और फार्म हाउस पे जो ब्लड के ट्रेसेस मिले थे वो उस औरत के डीएनए से मैच करते हैं जिसका अंतिम संस्कार हुआ। यानी कि उस रात 2 नहीं 3 मर्डर हुए थे और मर्डर करने वाला कोई और नहीं, वही आदमी है जिसने उस औरत का अंतिम संस्कार किया। ध्यान से देखो इन तस्वीरों को। क्या इनमें से कोई वो आदमी है जो उस रात बच्ची के साथ उस औरत का अंतिम संस्कार करने के लिए आया था? इनमें से सर यही था वो। पुलिस जब हिमांशु को अरेस्ट करने उसके घर पहुंची तो पाया कि उसका घर बंद था और उसका फोन भी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय बाद आखिरकार पुलिस हिमांशु तक पहुंचने में कामयाब हो गई। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, बताता। बता। मैं लोकेश के घर पे मुझे कलर पेंट करने का काम मिला था और मुझे पता चला कि लोकेश एक पियक्कड़ था और मुझे भी पीने का शौक है साहब। फिर हम दोनों में दोस्ती बढ़ी। जगह मस्त चुनी है भाई आपने। आप ही का है ये फार्म हाउस? अपना ही समझ, पर इस जगह के बारे में पापा जी को मत बताना। क्यों भाई? यार यहाँ मैं अपने घर वालों की चिक चिक से दूर रहता हूँ, मैं और मेरी तन्हाई। अगर तन्हा हो तो याद करना मुझको, मेरे पास हर चीज का जुगाड़ है। सर मुझे पता चल गया था कि लोकेश को क्या चाहिए और गीता मेरी लिव इन पार्टनर थी। मैंने सोचा अगर गीता लोकेश को पसंद आ जाए तो उसके बदले में मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। फिर इस बारे में मैंने गीता से बात की। उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मैंने उसे मना लिया और अगले ही दिन मैं उसे लोकेश जी के फार्म हाउस ले गया उनसे मिलाने के लिए। ये बच्ची है इसकी। अब घर पे अकेली क्या करती तो साथ ले आया। आप टेंशन मत लो, आप अंदर अपना काम कर लो, मैं बाहर खेलता हूँ। चल ठीक है ठीक है। आओ अंदर, आओ बेटे आओ। गीता अक्सर लोकेश से मिलने फार्म हाउस जाने लगी। वो साथ में बिंदिया को भी लेके जाती थी। फिर हम लोग हर बार के 10-10 हज़ार कमाने लगे थे साहब। लेकिन उस रात लोकेश, मैंने और गीता ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी। हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब ज़्यादा हो गई और नींद लग गई। फिर वही हॉल पर मैं सो गया साहब और उसके बाद
मैं वहाँ 2 लाशों के बीच खड़ा था। पहले तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, फिर मैंने अपने आप को संभाल के एक प्लान बनाया। लोकेश की बॉडी को वही फार्म हाउस के पीछे दफना दिया और फार्म हाउस पे जितने भी ब्लड के और फिंगरप्रिंट्स के निशान थे वो सारे मिटा दिए। फिर गीता की लाश को गाड़ी में डालकर वहाँ से चला गया सर। तो फिर लोकेश के बाप को क्यों मारा तूने? क्योंकि उस रात लोकेश ने उनको फ़ोन पर बता दिया था कि वो मेरे साथ में। हाँ, मुझे लगा कि लोकेश के मर्डर का पूरा शक मुझ पर जाता था। फिर मैंने तुरंत लोकेश के फ़ोन से उनको फ़ोन लगाया। हेलो, हाँ लोकेश, कहाँ है तू? हाँ हरी अंकल, हाँ मैं हिमांशु बोल रहा हूँ अंकल। लोकेश सर ने शायद ज़्यादा पी लिए, वो बेहोश हो गए। कहाँ? ये अपना ऊंटवाड़ी के नज़दीक जो जंगल है ना, वहाँ पर हूँ मैं, आ जाइए। क्या हुआ, कहाँ है लोकेश? हाँ वहाँ पर। उनके सर पर शराब की बोतल मार दी और उनकी बॉडी को वही गाड़ी में छोड़ दिया। मुझे लगा कि पुलिस का पूरा शक लोकेश पे जाएगा क्योंकि खून दारू की बोतल से हुआ है। पुलिस पियक्कड़ लोकेश को ढूंढती रह जाएगी और मैं बच जाऊंगा। लेकिन तू बचा नहीं। माँ, लोकेश के परिवार ने लोकेश की शराब छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन लोकेश पर नशा इतना हावी हो चुका था कि वो ऐसी गलतियां करता चला गया जो खुद उसकी ही कब्र खोद रही थी। और जब इंसानियत से गिरा तो हवस में इतना अंधा हो गया कि उसने ना सिर्फ एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया बल्कि उस बच्चे के सर से मां का साया भी छीन लिया। जो कुछ भी हुआ उसमें लोकेश भले ही दोषी था, लेकिन हिमांशु भी उतना ही बड़ा कसूरवार था। गीता की मजबूरी को लालच का रंग देकर उसने ना सिर्फ बिंदिया की जिंदगी को खतरे में डाला बल्कि गीता की हत्या भी उसी लालच का परिणाम थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।